हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ। इकाई 2 इसमें आगे द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। प्रकरण 3 सामान्य परिचय। इस प्रकरण में अव्यवस्थित और बिगड़ती भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्यवस्था प्रदान करने वाले प्रयासों के साथ संवत 1950 से 1975 तक की अवधि में विभिन्न गद्य विधाओं पर सामान्य विचार किया गया है। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिक लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। शुक्ल जी के अनुसार प्रथम उत्थान में अंग्रेजी उच्च शिक्षा पाए लोग अपनी मातृभाषा के प्रति उदासीन रहते थे, परंतु द्वितीय उत्थान में यह स्थिति सुधरी। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर मुझे तो हिंदी आती नहीं यह कहते हुए इस कालखंड में भाषा हिंदी के बिगड़ने के दो कारण बताए हैं। पहला कि इस काल में लेखकों की तारीफ में कहा जाता था कि ये संस्कृत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं, जिसे हिंदी कोई जानने की चीज़ ही ना हो। परिणामतः हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी लेख लिखने लगे। दूसरा कि इस काल में बंगला से अनुदित उपन्यासों की भाषा का खराब होना, जिसमें से बंगला की पुस्तकें पढ़कर काम चलाओ संस्कृत सीख कर अनुवाद करने वालों की हिंदी तब भी ठीक थी, पर अंग्रेजी में सोचने वाले जब विचारों का अनुवाद करते थे तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। उनके वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, हिंदी संस्कृत जानने वाले नहीं। अंग्रेजी में विचार करने वाले अनुवादकों के संबंध में शुक्ल जी कहते थे, वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा में नहीं लिखते थे। बंगला उपन्यासों के अनुवाद और वहाँ के से सामग्री आयात करने की प्रवृत्ति को बढ़ते देख आचार्य शुक्ल इसे अहितकर बताते हैं, किंतु साथ ही इस बंग भाषा आश्रित लोगों के संबंध में यह भी कहते हैं, बंग भाषा के अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे, अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर पदविन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत लोगों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण के व्यक्तिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण तब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी जब तक बना रहेगा। गद्य संबंधी साहित्यिक विकास। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी नीच की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे यह उन्हीं की है। वाक्य विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई, विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत विकसित भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटिनी शक्ति की
अच्छी वृत्ति और अभिव्यंजना प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डोल भी बहुत ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट साहित्य, सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्म एआरी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्णदास कृत महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी ही विशेष रूप से उल्लेख्य रहा। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। इस उत्थान की आलोचना के संदर्भ में शुक्ल जी की यह आपत्ति थी कि वह बहिरंग बातों तक ही रही। किसी कवि की अंतवृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद विभाजन कर उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाने वाली आलोचना बहुत कम हुई। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांटकर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपनाकर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार विसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। ऐसी व्यवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा कि तो कम है, पर जो कुछ लिखा है वह महत्व का है। प्रकरण 4, गद्य साहित्य का प्रसार। द्वितीय उत्थान में गद्य साहित्य का कई रूपों में निर्माण होने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें 4 भागों में बांटा है: नाटक, उपन्यास, निबंध और समालोचना। नाटक। भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की परंपरा अलबत्त चलती रही। द्वितीय उत्थान में नाटक की कथावस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया है। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। उपन्यास। इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक धड़ाधड़ निकले। बाबू देवकीनंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके एआरी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे, वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना वैचित्र रहा, रस संसार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं। इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात से लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने
उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर ना जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी उर्दू पढ़े लोग भी समझ लें। कुछ लोगों का यह समझना कि उन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुकरण किया जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं। कहना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री के तिलिस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर विशेष उल्लेख योग्य हैं। किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यासकारों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जन्म संवत 1922 से मृत्यु 1979 है, जिनकी रचनाएं साहित्यिक कोटि में आती हैं। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव में उपन्यासकार न थे और चीज़ें लिखते लिखते वे उपन्यास की ओर भी जा पड़े थे। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के संदर्भ में 3 आपत्तियाँ। उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले भी। चपला उपन्यास में यह अधिक मिला। कई उपन्यासों में उर्दू जबान की बेढंगी नकल से उनका साहित्यिक गौरव घटा दिया। गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दर्जे से गिरा देते हैं। खैरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने यह मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृत के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल दोष तुरंत ध्यान में आ सकते थे, जैसे वहाँ जहाँ अकबर के सामने होके या पेशवान रखे जाने की बात कही गई है। अन्य अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यासों के भाषा वैचित्र पर ही ख्याल जमकर रह जाता है। औपन्यासिक कौशल नहीं खींच पाता। लज्जाराम मेहता अखबारन बीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदी मर्यादा, हिंदू धर्म और हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता दिखाने के लिए बड़े छोटे उपन्यास लिखा करते थे। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं, उपाध्याय जी कवि हैं और मेहता ही पुराने अखबारन बीस। छोटी कहानियाँ। जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत हैं, उसी प्रकार कथा, कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर भी हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये 2 स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इसका मिश्रण भी। वृहत कथा, बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाक्रम में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। कादम्बरी, माधवानल, कामकंदला, शीत वसंत
इत्यादि व्रत वैचित्र पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान हैं। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त या इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है, पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें नाटकों की ली गई, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास वैचित्र, वाहम और आभ्यंतर परिस्थितियों का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना। इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही, वह तो बना ही रहेगा। बंग भाषा से अनुदित करने वाले इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। इनमें से मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो तीन मिलती हैं: इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाईवाली। यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाईवाली का नंबर आता है। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वाले जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में संवत 1968 में ही निकली थी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं। पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक ओर चला चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थी। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नावल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में वे कादम्बरी कहलाने लगे। वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं और उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चलती हैं और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता या वैचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की वह प्रत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। आचार्य शुक्ल ने इस बहुचर्चित कहानी के संबंध में लिखा है, इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपोधित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। द्वितीयोत्थान काल के अंतिम भाग में ही आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं, जिसका पूर्ण विकास तृतीयोत्थान में हुआ। निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं: विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति। इसी विक्षेप के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं,
तत्वचिंतन या वैज्ञानिक से निबंध लेखन की भिन्नता इस बात से भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को लिए हुए इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और व्यंजना प्रणाली की विशेषता शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है, जहाँ नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और उछल को दिखाती हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। इस उत्थान के निबंध लेखन के प्रति आचार्य शुक्ल बहुत उत्साही नहीं है। इस द्वितीयोत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था न हुआ। इसके दो कारण शुक्ल जी ने लक्षित किए हैं। स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामूहिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इससे भारतेंदुयुगी निबंधों में होली, रामलीला इत्यादि संबंधी प्रबंधों में जनता के जीवन का जो रंग पूरा पूरा रहता था, वह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी नहीं रही। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे। लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इसमें निम्नलिखित निबंधकारों का विवेचन किया गया है: पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास जी बाबू साहब, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय का विवेचन यह लिखते हुए किया है: लिखे तो कम है, पर इनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भावभंगी के दर्शन होते हैं। इस उत्थान काल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए: महावीर प्रसाद द्विवेदी की बेकन विचार रत्नावली और पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की निबंधमाला दर्श चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएं, पर ऐसा न हुआ। निबंध संबंधी सैद्धांतिक चिंतन। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही ना रखे, अथवा भाषा से कर्कश वालों की भी कसरतें या हठ योगियों के ये से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। संसार की हर बात और सब बातों के से संबद्ध हैं। उनके मानसिक संगठना के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्वचिंतन या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी और सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति के इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी रेखाएं
ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखने की सफलता वे इस बात से मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। इनके लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गुण गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचारखंड को लिए हों। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के ही साथ पाँच छः वाक्यों में कहीं हुई मिलती है। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपेतुल्य वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई। इनके मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्मपथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वेश्योपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया था। जोश पर आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसी कारण लिखा था, मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनके लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। पर्व त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारत तेंदु के सहयोगी में चलती थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे। इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फकड़ती हुई होती है। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे में रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शुक्ल जी ने पंडित गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला और गद्य का एक क्रीड़ा कौतुक
मात्र कहा। लिखते समय बाण और दंडी उनके ध्यान में रहा करते थे। यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की घटा दिखाने वाला गद्य था। विचारों की को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उत्पन्न करने वाला गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी पड़ी रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। बाबू श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप कैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मामला इकट्ठा करके रख दिया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्री विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंगर्भत्व एल्यूसिवनेस के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पंडितों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण जैसे रुखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती हैं और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद इन्हीं को मिल सकता है जो बहुत बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, उनमें उनके निबंधों में विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना को की जो लहरें उठी, उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी तह से क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। अध्यापक पूर्ण सिंह और बाबू गुलाब राय की लेखन शैली के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी है, अधिक लेखक हमें न मिले। गोपाल राम गहमरी, उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने में कौन सा आनंद आता है। अन्य बिंदु, हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में शुक्ल जी ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम लिया है तथा उनके बारे में कहा है, इनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। समालोचना, हमारे यहाँ समालोचना के दो उद्देश्य माने जाते रहे हैं। एक तो गुण दोष विवेचन करना तथा दूसरा किसी कवि की स्तुति में मात्र दो एक श्लोकबद्ध उक्तियाँ कहकर कवियों की अलग अलग विशेषताओं को दिग्दर्शन करना।
किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी स्वतंत्र पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ ना थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। समालोचना संबंधी सैद्धांतिक चिंतन। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप से सामने रखकर उसका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु की तक परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती हैं। इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। वाम पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भूल बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना तथा बेहुदा बात समझी जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न लिखी थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी। इसमें लाला सीताराम BA द्वारा अनुदित नाटक की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। अनुवादों की समालोचना होने के कारण यह भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे नहीं आ सकती थी तथा इसमें दोषों का ही उल्लेख हुआ है, गुण नहीं ढूंढे गए हैं। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने विशेषता परिचायक समीक्षा के रूप में विक्रमांक, देवचरित और नेषद चरित्र चर्चा पुस्तकें निकाली। इसमें से कुछ पंडितों में प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए श्लोकों की प्रशंसा है और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इन पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले पंडितों को दो प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह विद्वानों के बीच कैसे समझी जाती हैं। कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यक्तिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है, यह ठीक नहीं समझ पड़ता। इन पुस्तकों हिंदी कालिदास की आलोचना, विक्रमांक, देवचरित चर्चा, नेषद चरित चर्चा और कालिदास की निरंकुशता को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न से के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यह यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो हिंदी अव्यवस्थित, व्याकरण वृद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी
उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। पद्म सिंह शर्मा आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्यिक समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी कुछ परिहास किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। शर्मा जी की पुस्तकों से दो बातें हुई। एक तो देव बड़े की बिहारी यह भद्द झगड़ा सामने आया। दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। इसमें देव और बिहारी जो बातें कही गई है वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई है, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई है। यह पुरानी परिपाटी की साहित्यिक समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। अन्य बिंदु कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई है। हिंदी के पुराने कवियों की समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। तुलनात्मक समालोचना का प्रभाव कुछ समालोचकों पर पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने मतीराम ग्रंथावली की भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। द्वितीयोत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीयोत्थान में जाकर हुआ।